नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। थॉमस हॉब्स के बारे में इस वीडियो नोट में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। साथ ही कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस का ज्वाइन कर लेना। एसएसटी सेकंड ग्रेड वाले एसएसटी सेकंड ग्रेड का चैनल ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थॉमस हॉब्स या थॉमस हॉब्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय की। जीवन परिचय में हम जो मुख्य बातें हैं उनके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, हॉब्स का जन्म होता है 1588 में। कहाँ पर होता है? मेम्सबरी के वेस्टपोर्ट में होता है। ठीक है, हॉब्स का जन्म 1588 में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। हॉब्स का निधन हुआ 1679 में, 1679 में। ठीक है, ये तो जन्म और मृत्यु का एक ईयर हो गया। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स या टॉमस हॉब्स के या हॉब्स कहें तो ठीक रहेगा। हॉब्स के पिता जो थे वो वेस्ट पोर्ट में ही पादरी के पद पर थे। ठीक है, पादरी थे ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन पिता का स्वभाव जो था वो थोड़ा क्रोधी था। क्या था? क्रोधी, मतलब गुस्सैल स्वभाव के थे। हॉब्स के पिता थोड़े गुस्से वाले थे। तो इस गुस्से के कारण ही उनके पिता का झगड़ा हो गया। अन्य पादरी जो थे उनसे झगड़ा हो गया, उनके ऊपर हमला उन्होंने कर दिया। तो इनके पिता को अपने 3 बच्चों और पत्नी को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, निकलना पड़ा। ठीक है, अब हॉब्स रह गए, इनके पिता इनके साथ नहीं थे। पिता की अनुपस्थिति में हॉब्स का लालन पालन पोषण किसने किया? इनके अंकल यानी इनके चाचा ने किया। ये सामान्य सी बात है कहानी के तौर पर, ताकि आपको ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, चाचा ने इनका पालन पोषण किया। लेकिन हॉब्स तो बचपन से ही प्रतिभाशाली। ठीक है, 4 वर्ष की उम्र तक आते आते हॉब्स पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, ये सीख गए। 6 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने ग्रीक और लैटिन का भी अध्ययन शुरू कर दिया। ठीक है जी। इसी दौरान जब ये 14 वर्ष की उम्र में पहुँचे तो यूरिपाइडीज की द मीडिया बुक का इन्होंने ग्रीक से लैटिन भाषा में क्या कर दिया? ट्रांसलेशन। क्या कर दिया? ट्रांसलेशन। किसका? मीडिया। दी मीडिया किताब है, यूरिपाइडीज की किताब है, उसका ग्रीक से लैटिन भाषा में इन्होंने अनुवाद कर दिया। कब? 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब जैसे जैसे इनकी हॉब्स की उम्र बढ़ती है, उम्र का पड़ाव आ जाता है 15वां वर्ष। 15 वर्ष में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये जाते हैं अंदर और 5 साल का अध्ययन करते हैं। और फिर 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में ये एक इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक उच्च कुल में ये शिक्षक बन जाते हैं। कब? 20 वर्ष की आयु में ये क्या बन जाते हैं? टीचर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका ये जन्म से लेकर और 20 वर्ष तक का ये काल था। ठीक है, इसमें ये क्या बने? टीचर बने। जीवन भर इन्होंने अपना बौद्धिक विकास किया। ठीक है, बौद्धिक विकास इनका होता रहा। और जो कैवेंडिश जो नामक एक फैमिली थी, उच्च कुल था, इसका इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, 1628 का समय आ गया। कौन सा समय आ गया? 1628 का। इन्होंने इस कैवेंडिश फैमिली को छोड़ दिया। ठीक है, सर क्लिंटन के पुत्र का अध्यापक ये बने, अध्यापक नियुक्त हुए। 3 वर्ष तक ये रहे और फिर इन्होंने अपने पहले और 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष उन्होंने, 3 वर्ष के प्रथम 2 वर्ष में उन्होंने विदेश यात्राएं भी की। ठीक है, यात्रा के दौरान ही इन्होंने गणित और ज्यामिति की नई चीज़ें सीखी। ठीक है, नई चीज़ें इन्होंने सीखी। तो इस प्रकार इनका ये अध्ययन शैली, सीखने की बात ये चलती रही। ओके, अब समय आता है दोस्तों 1634 से 1637 का। इस दौरान हॉब्स ने यूरोप की फिर से यात्रा की।
इसी यात्रा काल में उसने इटली में गैलीलियो से और पेरिस में फ्रेंच दार्शनिक देकार्ते से भेंट की। इस समय के दौरान इटली में तो किससे इन्होंने भेंट की? गैलीलियो। किससे? गैलीलियो। और फ्रेंच दार्शनिक किससे? देकार्ते से। इसने क्या की? मुलाकात की 1634 से 1637 के काल के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जो भी लाइट चीज़ें थी हमने आपको होप से जुड़ी हुई वो बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब समय आता है 1640 का, 1640 का। इस समय के बाद में ये अपनी रचनाएं प्रकाशित करने लग जाते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में एक एक करके आराम से बात करेंगे, दिक्कत की कहीं भी बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 1640 में राजा और संसद में संघर्ष छिड़ा। क्या? 1640 में किस किस के बीच में संघर्ष छिड़ा? राजा व संसद, इसके बीच में संघर्ष छिड़ गया। अब संघर्ष जब छिड़ा तो होब्स का ध्यान राजनीति शास्त्र की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने गणित और ज्यामिति की तरफ अपनी रुचि दिखाई, लेकिन जब संसद और राजा के बीच में संघर्ष होने लगा तो इनका राजनीति शास्त्र में इंटरेस्ट होने लगा, इनका ध्यान उस तरफ बढ़ने लगा। ओके, तो निरंकुश राज सत्ता के समर्थन में एक पुस्तक इन्होंने लिखी और इस कारण इंग्लैंड में अपना रहना इन्होंने संकटपूर्ण समझा और वहाँ से भाग कर ये कहाँ चले गए? फ्रांस चले गए। अब समझो, 1640 में राजा और संसद के बीच में संघर्ष हुआ। इन्होंने निरंकुश राज सत्ता के समर्थन में एक पुस्तक लिख दी। उस पुस्तककार इसका विरोध जब होने लगा तो इंग्लैंड में को संकटपूर्ण इन्होंने समझा और भागकर कहाँ चला गया? फ्रांस चला गया। कहाँ चला गया? फ्रांस चला गया। 11 वर्षों तक फ्रांस में रहा। इसी अवधि के दौरान इन्होंने जिस किताब की रचना की वो किताब थी डी सिवे, 1642 में। ओके, डी सिवे की रचना की 1642 में ये प्रकाशित हो गई। ठीक है जी। 1650 में इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ लॉ लिखी। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, लेवियाथन के बारे में हम बातचीत करेंगे थोड़ी सी। तो लेवियाथन की रचना इन्होंने की 1651 में। होब्स की बहुत ही बहुचर्चित किताब जिसके बारे में प्रश्न काफ़ी बनते हैं, लेवियाथन के बारे में प्रश्न डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन थॉमस होब्स की रचना है। लेवियाथन की रचना प्रकाशन कब हुआ? तो 1651 में, 1651 में। लेवियाथन में क्या था इसके बारे में हम आगे बातचीत कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने 1655 में डी कॉर्पोरे और डी होमिनी 1659 में प्रकाशित की। ओके, तो जब इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी, इतना सारा अध्ययन किया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ विषय थे। उन्होंने होब्स को नास्तिक के रूप में चिता पर जलाने का सुझाव भी दे दिया था। हालांकि आपके प्रशंसक भी होंगे तो आपके विरोधी भी होंगे। इससे होब्स इतना आतंकित हुआ कि अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए वो कहाँ जाने लग गया? चर्च जाने लग गया। कौन? होब्स चर्च जाने लग गया। ठीक है, 1668 में उसने डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स की रचना की। डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स की रचना की, जिसमें गृह युद्ध की बातचीत करते हुए उसने इसका उत्तरदायित्व संसद के समर्थकों पर डाल दिया। संसद के समर्थकों पर डाल दिया। ओके, और राजतंत्रवादियों की उन्होंने, वैध राजतंत्रवादियों की उन्होंने आलोचना की। ठीक है, जो इंग्लैंड में राजा के शासन और शक्तियाँ
संसद द्वारा सीमित करना चाहते थे उनकी उन्होंने आलोचना कर डाली। ठीक है, इस प्रकार से उनकी इतनी रचनाएं हुई और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन यानी 1679 में 91 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनका निधन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको कह रहा था कि इसकी एक रचना है लेवियाथन। कौन सी रचना है फिर देख लीजिए, लेवियाथन। लेवियाथन में होब्स के राजनीतिक विचारों का परिचय मिलता है। और कैसे विचार मिलते हैं यहाँ पर? सर्वोत्तम राजनीतिक विचारों का परिचय मिलता है लेवियाथन में। यह होब्स की एक ऐसी कृति है जिसे अमर माना गया है। ठीक है, इस लेवियाथन के 4 भाग माने गए हैं, आगे आने वाले वीडियो नोट में और स्पेशली पढ़ेंगे। लेकिन लेवियाथन का जो अर्थ देखा गया है, इसे कहा गया है कि एक विशालकाय समुद्री राक्षस, एक विशालकाय समुद्री राक्षस इसे कहा गया है। ठीक है, लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री राक्षस है जिसके माध्यम से होब्स समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य शक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो लेवियाथन के बारे में ये चीज कही गई है कि एक विशालकाय समुद्री क्या है? राक्षस है। सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन का निर्माण किया है, ये भी इसके अंदर देखा गया है। ठीक है, तो मनुष्यों से मिलकर बनने वाला, देखो मनुष्य से मिलकर बनने वाला एक महामानव क्या है? होब्स का लेवियाथन। होब्स का क्या है? लेवियाथन। महामानव के रूप में इसे चित्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इसकी रचनाएं थी। ये होब्स का जीवन परिचय था जिसको हमने आपको सरल शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की है। अब होब्स के चिंतन की बात करेंगे, वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या है, होब्स का सामाजिक समझौता क्या है, इन सभी के बारे में आपके पास में एक एक करके वीडियो नोट आते रहेंगे जिसे आप समझ सकेंगे और परीक्षा में जटिल से जटिल प्रश्न को हल करने में मदद हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा, आपने पूरा देखा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जितना हो सकते हैं शेयर करें। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी तो आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्ज़ाम भी होगा और रीट का पेपर जिसे रद्द हुआ है, तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, स्वाभाविक है उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब होना। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की करें, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की करें, और जिनका लक्ष्य रीट है वो रीट की तैयारी करें। सेकंड ग्रेड के साथ में रीट को लेकर चला जा सकता है, फर्स्ट ग्रेड में आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा या फिर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से मजबूत करना पड़ेगा, अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। विषयों में जो भी टॉपिक आपके कॉमन है उनको कॉमन करके लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि हम 1 या 2 परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। अदरवाइज सबका सिलेबस अलग है, सबका परीक्षा का लेवल अलग है, पाठ्यक्रम का स्तर अलग है, तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। तमाम लोगों की वीडियोस देखने से आपको कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे करने किसकी तैयारी है। अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं अब सामने, परीक्षाएं धड़ाधड़ होंगी आने वाले 1.5 साल में, तो लग जाइए, जुट जाइए और हमें भी, चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आपके लिए कार्य कर सकें। थैंक यू सो मच।